नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक मौलिक स्तंभ है। हालांकि हाल के घटनाक्रमों ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके अदालती कार्रवाई और जजों के चयन को प्रभावित किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों द्वारा अपनाई गई कानूनी रणनीति अब देश के कानूनी विशेषज्ञों, पूर्व अधिकारियों और शिक्षाविदों के निशाने पर है। इसको लेकर अब देश के भीतर से ही विरोध की आवाजें सामने आने लगी है। मामला उस समय और ज्यादा गंभीर हो गया जब अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पत्र लिखकर जज बदलने की मांग की। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्हें बदलने की मांग की थी। जब हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन अब इस पूरी घटनाक्रम के खिलाफ एक नई प्रतिक्रिया सामने आई है। कई वरिष्ठ वकीलों, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों और शिक्षाविदों ने मिलकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक संयुक्त पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस कदम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए खतरा बताया है। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर इस तरह की प्रवृत्ति को रोका नहीं गया तो भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार जज बदलने की मांग करने लगेगा। इससे न्यायपालिका की संस्थागत गरिमा को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया है कि इस मामले में सख्त रुख अपनाया जाए और इस तरह की कोशिशों पर रोक लगाई जाए। जज चुनने की मांग करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि जज बदलने की मांग तभी उचित मानी जा सकती है जब उसके पीछे कोई ठोस और वैध कारण हो। उदाहरण के तौर पर यदि किसी जज के साथ हितों का टकराव हो या वह मामले से किसी प्रकार से जुड़ा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में जज बदलने की मांग की जा सकती है, लेकिन केवल इस आधार पर कि कोई जज किसी पक्ष के अनुकूल फैसला नहीं दे सकता। यह तर्क न्यायिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। विशेषज्ञों का मानना है कि जजों के खिलाफ चिट्ठी लिखना या उन पर संदेह पैदा करना एक सोची समझी रणनीति है ताकि अदालत को दबाव में लाया जा सके। यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसी मांगे को स्वीकार करता है तो यह एक गलत परंपरा स्थापित करेगा। कल को हर आरोपी अपनी पसंद के जज की मांग करेगा, जिससे पूरी न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। गौरतलब है कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि केस का आवंटन रोस्टर के अनुसार किया गया है और इसमें कोई अनियमितता नहीं है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जज बदलने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई, जिस पे अभी अंतिम निर्णय करना बाकी है। निचली अदालत के ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया के मामलों में कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जिनसे आम आदमी पार्टी को संजीवनी मिलती दिखी थी। ट्रायल कोर्ट ने न केवल राहत दी बल्कि जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे। ट्रायल कोर्ट ने जब राहत दी, इन्होंने तो कहना शुरू कर दिया कि हमें तो फंसाया गया है, हमें मोदी अमित शाह ने फंसाया है। जी रोना धोना शुरू कर दिया, फफक फफक कर रो रहे थे मीडिया के कैमरे के सामने। सीबीआई जहां कथित भ्रष्टाचार और घोटाले की जांच कर रही है, वही ईडी मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध धन शोधन के इस्तेमाल और उसके स्रोत की जांच कर रही है। दोनों एजेंसियों की जांच प्रक्रिया अलग अलग होती है और इनके आधार भी अलग अलग होते हैं। जब ईडी और सीबीआई ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी तो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने प्रथम दृष्टया माना कि निचली अदालत के फैसले में कुछ बातें न्यायोचित नहीं लगती। कोर्ट ने कहा कि यह देखना होगा कि क्या निचली अदालत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर टिप्पणियां की है। हाल ही में निचली अदालत ने अपने फैसले में कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जिन पे सीबीआई और ईडी दोनों ने आपत्ति जताई है। एजेंसियों का कहना है कि अदालत ने उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर टिप्पणियां की जो उचित नहीं है। खासकर ईडी का यह तर्क है कि जिस मामले की सुनवाई हो रही थी उसमें वह पक्षकार ही नहीं थी, फिर भी उस पर टिप्पणी की गई। कानूनी भाषा में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तभी बनता है जब पहले कोई मुख्य अपराध जैसे भ्रष्टाचार साबित हो। ईडी का तर्क है कि निचली अदालत ने उनके मामले को सुने बिना ही यह कह दिया कि जब अपराध ही नहीं हुआ तो ईडी का मामला कैसे बनता है। ईडी का कहना है कि उनका पक्ष जाने बिना उन पर की गई सख्त टिप्पणियां आदेश से हटाई जानी चाहिए। निचली अदालत ने एक बेहद गंभीर टिप्पणी की थी
कि यदि जांच एजेंसियां केवल अवैध पैसे के इस्तेमाल या बेहिसाब खर्च के आरोपों पर इस तरह की दखल देगी तो चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड, समान अवसर खत्म हो जाएगी। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि चुनावी प्रक्रिया की आड़ में आपराधिक जांच को नहीं रोका जा सकता। यदि अपराध से अर्जित धन को इस्तेमाल चुनाव में हुआ तो जांच करना एजेंसी का संवैधानिक दायित्व है। इसी को लेकर अब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। अदालत को यह तय करना है कि निचली अदालत की टिप्पणियां सही थी या नहीं और क्या उन्हें आदेश से हटाया जाना चाहिए। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम लगातार समय मांग रही है। उनका कहना है कि उन्हें केस से जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। अदालत ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय भी दिया है, लेकिन साथ ही यह संकेत भी दिया है कि मामले को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा जाएगा। अदालत में केजरीवाल के वकीलों ने 600 पन्नों की पिटीशन पढ़ने और जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह देरी करने की एक तकनीक है। यदि मामला खींचता है तो फैसले में देरी होगी, जिससे राजनीतिक लाभ मिल सकता है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने निष्पक्षता दिखाते हुए उन्हें जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अब 2 अप्रैल और 5 अप्रैल को महत्वपूर्ण सुनवाइयां होनी है। अरविंद केजरीवाल, जो खुद को कट्टर ईमानदार बताते रहे हैं, अब एक कानूनी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हाईकोर्ट का फैसला अगले 2 से 3 हफ्तों में आने की उम्मीद है। यदि हाईकोर्ट निचली अदालत की टिप्पणियों को हटा देता है या जांच के पक्ष में फैसला सुनाता है तो केजरीवाल के लिए बेगुनाही का नैरेटिव सेट करना मुश्किल हो जाएगा। हाईकोर्ट को यह तय करना है कि जांच एजेंसियों की याचिकाओं पर क्या रुख अपनाया जाए और साथ ही यह भी है कि क्या जज बदलने की मांग पर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति या एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह के प्रयासों को बढ़ावा मिलता है तो यह एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार न्यायपालिका पर दबाव बना सकता है और क्या न्यायपालिका इस तरह के दबावों के सामने झुक सकती है। लेकिन जो मौजूदा हालत है, लगता तो नहीं है कि जज बदलेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर तो यह पेंडोरा बॉक्स है और फिर सब यही करने लगेंगे। कल को अगर यह नया जज अगर इनके लिए अलॉट करेंगे तो फिर तो सीबीआई के पास भी आधार बन जाता है कि हमको यह जज पसंद नहीं है जी, बस जज बदल दीजिए। तो फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की चीज़ों की शुरुआत करेगा। यह कुछ समय में पता चल जाएगा और फिलहाल अब जवाब दे रहे हैं कि इनके 2-4 वकील मिलकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के और इंतजार कर रहे हैं कि अगर इस सुप्रीम कोर्ट जज बदल दे तब तो वो तारीख धरी की धरी रह जाएगी और आएगी भी तो फिर नए जज होंगे, नए तरीके से शुरू होगा और लंबा खींचेगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बदला तो फिर तो फैसला आएगा ही और पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल जो ये माहौल बना के रख रहे हैं कि ये माहौल कितना बन पाता है और इनको शराब घोटाले से छुटकारा मिलता है कि नहीं मिलता। ये मामला केवल एक राजनेता की गिरफ्तारी या रिहाई का नहीं है, बल्कि यह इस सवाल है कि क्या सिस्टम को व्यक्तिगत लाभ के लिए मोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल की जज बदलने वाली चिट्ठी पर कोई भी नरमी दिखाना पूरी न्यायिक प्रक्रिया के लिए घातक हो सकता है। फिलहाल पूरी देश की नजरें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अगले कदमों पर टिकी है कि क्या कट्टर ईमानदारी का लेवल कानूनी कसौटी पे खरा उतरेगा या यह शराब घोटाले की जाल में उलझ के रह जाएगा। इसका फैसला तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही होगा, न कि जजों को बदलने की कोशिशों से। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या यह मामला एक मिसाल कायम करता है या फिर एक नई बहस को जन्म देता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले का असर केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव देश की राजनीति और शासन व्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।